चलिए, आज भारतीय नृत्य की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं। अक्सर हम इसे क्लासिकल और फोक, मतलब शास्त्रीय और लोक, इन दो आसान श्रेणियों में बांट देते हैं। पर क्या ये बंटवारा इतना सीधा साधा है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। और हमारी इस कहानी के बिल्कुल बीच में है पूर्वी भारत का एक बहुत ही पावरफुल और जानदार डांस, छऊ। इसके जो रंग बिरंगे मुखौटे हैं और इसकी जो एनर्जेटिक मूवमेंट्स हैं, वो एक गहरी कहानी बयां करती हैं। पर सवाल ये है कि ये कहानी किस खांचे में फिट होती है, लोक परंपरा या शास्त्रीय कला? देखिए, छऊ सिर्फ एक डांस नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा स्पेक्टिकल है। इसकी 3 मेन स्टाइल्स हैं: पश्चिम बंगाल का पुरुलिया, झारखंड का सरायकेला और ओडिशा का मयूरभंज। और इसकी प्रेरणा महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य। सोचिए, एक्रोबैटिक्स और जबरदस्त एनर्जी से भरा एक ऐसा परफॉर्मेंस जो देखने वालों को सचमुच मंत्रमुग्ध कर देता है। और इसका असर सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। यूनेस्को ने भी छऊ के गहरे सांस्कृतिक महत्व को पहचाना है। इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है। लेकिन मजे की बात यह है कि इसी ग्लोबल रिकॉग्निशन की वजह से इसकी पहचान को लेकर एक जबरदस्त बहस छिड़ गई। तो यहीं से कहानी में टेंशन शुरू होता है। ये बहस है एक बाहरी नजरिए और एक जीती जागती कला की अपनी हकीकत के बीच। सवाल ये है कि क्या वक्त के साथ आने वाले बदलाव किसी कला को बिगाड़ते हैं या उसे जिंदा रखते हैं? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं 1970s में। उस वक्त जॉन आर्डेन जैसे पश्चिमी एकेडमिक्स ने एक चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि छऊ कलाकार अपने परफॉर्मेंस को दर्शकों, खासकर विदेशी रिसर्चर्स के हिसाब से बदल रहे थे। मतलब जो डांस पहले घेरे में होता था, अब वो एक फॉर्मल स्टेज, जिसे प्रोसेनियम आर्ट्स कहते हैं, उसके लिए किया जा रहा था। आर्डेन जैसे लोगों के लिए ये कला की शुद्धता के साथ एक तरह का समझौता था। तो यहां हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ है आलोचक, जिन्हें लगता है कि सरकारी मदद और दुनिया भर में होने वाले शोज इस कला को कमजोर कर रहे हैं, उसे कमर्शियल बना रहे हैं। और दूसरी तरफ इंद्रनील आचार्य जैसे स्कॉलर्स हैं, जिनका कहना है कि अरे नहीं, ये तो एक हेल्दी और इवॉल्व होती कला की निशानी है, ये पतन नहीं, विकास है। अच्छा, इस पूरी बहस को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक कदम पीछे लेते हैं और देखते हैं कि शास्त्रीय और लोक की किताबी परिभाषाएं आखिर हैं क्या। आमतौर पर शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस की जड़ें नाट्य शास्त्र जैसे पुराने ग्रंथों में होती हैं। इसकी टेक्निक बहुत सख्त होती है और थीम्स अक्सर आध्यात्मिक होते हैं। वहीं दूसरी तरफ है लोक नृत्य यानी फोक डांस। ये स्थानीय परंपराओं से निकलते हैं, ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होते हैं और फसल काटने या शादी ब्याह जैसे सामाजिक मौक़ों का जश्न मनाते हैं। और भारत की संगीत नाटक अकादमी ने आधिकारिक तौर पर इन 8 नृत्यों को शास्त्रीय का दर्जा दिया है। ये वो फॉर्मल फ्रेमवर्क है जिसके बाहर छऊ जैसी लोक परंपराएं अपनी जगह बनाती हैं। ठीक है, तो हमने फॉर्मल कैटेगरीज तो देख ली। अब जरा अपना नजरिया और बड़ा करते हैं और देखते हैं कि ये लोक परंपराएं असल में कितनी कॉम्प्लेक्स और कितनी जरूरी हैं। ये सोचना बहुत बड़ी गलती होगी कि लोक कलाएं मतलब कुछ साधारण या सिंपल होता है। बिल्कुल नहीं। छऊ जैसी कलाएं अपने आप में बहुत गहरी, कॉम्प्लेक्स और कहानी कहने का एक पावरफुल जरिया है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है असम का बिहू। ये सिर्फ एक डांस नहीं है, ये तो वहां के खेती किसानी के कैलेंडर, सामाजिक मेलजोल और यहां तक के गांव की इकोनॉमी से भी जुड़ा हुआ है। मतलब ये एक पूरी कम्युनिटी की जिंदगी का ताना बाना है। या फिर कर्नाटक का यक्षगान देखिए। इसकी जो शानदार वेशभूषा है, जो दमदार कहानी कहने का अंदाज है, वो दिखाता है कि लोक परंपराओं के अंदर कितनी ज़्यादा थिएट्रिकल कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। ये किसी भी क्लासिकल फॉर्म की तरह ही ड्रामेटिक और सोफिस्टिकेटेड हैं। और ये सारी बातें हमें वापस छऊ पर ले आती हैं। इसका बदलना, नए प्रभावों को अपने अंदर समेटना और समय के साथ इवॉल्व होना, ये इसकी कमजोरी नहीं है, बल्कि यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यही वो चीज़ है जो इसे आज भी जिंदा और रेलेवेंट बनाए हुए है। तो अगर ये शुद्धता वाली एकेडमिक बहस असल मुद्दे से भटकी हुई है, तो फिर कलाकार खुद सबसे बड़ा खतरा किसे मानते हैं? असल संकट क्या है? हमने बाहरी लोगों की बहस तो सुन ली, लेकिन उन कलाकारों का क्या जो इसे जीते हैं? अंदर की हकीकत क्या है? उनका नजरिया क्या कहता है? और यहीं पर कहानी एक बहुत ही पावरफुल मोड़ लेती है। छऊ के एक गुरु हैं शशधर आचार्य,
वो बताते हैं कि असली संकट ना तो मॉडर्नाइजेशन है और न ही प्योरिटी का खत्म होना। असली संकट है नशा और पैसे का लालच, जो कैंसर की तरह युवा कलाकारों में फैल रहा है और उन्हें अंदर से खोखला कर रहा है। तो मतलब ये कि जब बाहर की दुनिया ऑथेंटिसिटी और प्योरिटी पर बहस कर रही होती है, तो वो उन असली ज़मीनी मुश्किलों को देख ही नहीं पाती जो इन परंपराओं को असल में खतरे में डाल रही हैं। ये पूरी बहस एक तरह का डिस्ट्रैक्शन बन जाती है। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। किसी जीती जागती संस्कृति को बचाने का, उसे प्रिजर्व करने का असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब किसी कला को वक्त में कैद कर देना है, या फिर उन कलाकारों को सपोर्ट करना है जो इसे जिंदा रखे हुए हैं, उनकी असल जिंदगी की मुश्किलों को समझते हुए? शायद सच्ची हिफाजत इन आसान कैटेगरी से आगे देखने और एक लिविंग कल्चर की कॉम्प्लेक्स रियलिटी को अपनाने में ही है।